2018 के आईए एग्ज़ाम और केवीएस के कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक की गुड एल्गोरिथम और जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं फ्लो चार्ट के लिए, तो उनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे आपको लगभग 3 से 4 प्रश्न किसी भी परीक्षा के अंदर चले जाइए, आपको वहाँ पर जरूर देखने को मिलते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक वाइज जो है रिवीजन करवा रहा हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे खासे मार्क्स जो हैं वो ले पाएँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत हमारे एक टॉपिक बच गया है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है, और आप भी अगर किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे आज का ये टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, और इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना मैं इस वीडियो के दौरान आपको बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो 4 स्टेप होते हैं मेनली। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे पहला आ गया आपका एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप होता है आपका जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए क्या करना है, एल्गोरिथम को डेवलप करना है। क्या करना है भाई, एल्गोरिथम को डेवलप करना है। थर्ड आपका आ जाता है इसके अंदर कोडिंग का कॉन्सेप्ट, और फोर्थ स्टेप जो आता है वो होता है टेस्टिंग और डीबगिंग को लेकर। तो ये 4 स्टेप होते हैं आपके अगर एग्जाम की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, आप एक एक करके इन स्टेप्स को मैं समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तो एनालाइजिंग द प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप उस प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उससे संबंधित यानी उसका सूटेबल जो आप उसका सॉल्यूशन है वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉब्लम को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जब समझ में आएगा आपको तभी आप उसके लिए उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। दूसरा जो स्टेप था आपका डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डेवलप करने का मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम आ गई आपके, मान लीजिए, तो अब उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, की पहले अपन इस स्टेप को फॉलो करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद इस ऑप्शंस को रन करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये जो स्टेप्स लिखे जाएंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, एल्गोरिथम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को बनाना यानी पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये इस कारण से आपकी एरर आई थी। अब उस एरर को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चरण जो बनाएंगे उसको एल्गोरिथम कहेंगे। तो वो एल्गोरिथम आप डेवलप करेंगे। अब मान लीजिए आपने एल्गोरिथम बना दिया, एल्गोरिथम बनाने के बाद उसको कोड करना भी तो जरूरी है ना। अब बात आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से कर रहे हैं तो वहां पर आपको कोड लिखेंगे तभी तो उसका कोई सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब उस एल्गोरिथम को आपको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा कोडिंग बेस पर। अब इसके लिए आप कोई भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हैं, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे कौन सी आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के लिहाज से, तो पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे हम, और वहां पर हम क्या करेंगे, उस एल्गोरिथम को कोड के बेस पर लिख डालेंगे। तो यहां पर प्रोग्रामिंग भाषा का यूज करते हुए आप क्या करेंगे, उस कोड को, एल्गोरिथम को कोड की बेस पर लिखेंगे। और लास्ट होता है कि भाई आपने कोड लिख भी दिया, अब उस कोड को रन करके आप क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने के दौरान अगर मान लो उसमें कोई भी प्रकार के एरर आती हैं तो उस एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। मैं अगर बात करता हूं बग की, ठीक है, तो बग का अर्थ होता है त्रुटि। अब उसको ठीक करने का प्रोसेस क्या कहलाता है भाई, डीबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डीबगिंग। जो बग आ रही है प्रोग्रामिंग में तो उसको ठीक करने का जो प्रोसेस होता है उसको डीबगिंग कहते हैं। तो ये 4 आपके जो स्टेप्स थे मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। आपको ये स्टेप्स अभी तक के कैसे लगे आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% आपको देखने को मिलेगा कि एक जो अच्छा एल्गोरिथम होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है। तो यहां पर मेनली मैंने आपकी जो गवर्नमेंट की बुक्स है उसी के बेस पर ये नोट्स तैयार किए हैं। तो अगर बात करें इसमें गुड एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक की, तो सबसे पहली एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक आती है आपके प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो भी एल्गोरिथम के अंतर्गत स्टेप बनाए जाते हैं, देखो आपने सेकंड स्टेप देखा था डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। अब हम बात करेंगे कि इस एल्गोरिथम के अंतर्गत कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर बात करते हैं हम एल्गोरिथम के अंतर्गत, तो एक अच्छे एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहला आता है प्रिसीजन। तो इसका मतलब होता है कि सभी स्टेप प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड होने चाहिए, यानी जितने भी स्टेप्स आपने बनाए एल्गोरिथम के अंतर्गत वो सभी वेल डिफाइंड होने चाहिए। प्रत्येक स्टेप का मतलब पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेप क्यों बनाया गया है।
ठीक है, वेल सिचुएटेड होने चाहिए, जिससे कोई भी अगर उस एल्गोरिथम को यूज लेता है तो वो उसके हिसाब से उसको कोई भी प्रकार की एरर आगे ना आए या उसको समझने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप कोई नई मशीन खरीद के लेके आता है, उस मशीन को चलाना कैसा है, तो उस मशीन को चलाने के लिए जो मैनुअल्स आपको साथ में देखने को मिलते हैं, अगर वो मैनुअल सही से डिफाइन नहीं हो तो क्या आप सही से चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रिसीजन मतलब जो है पहले से ही वो उसको अच्छे से जो है डिफाइन किया हुआ होना चाहिए, जिससे दूसरा जो अन्य यूजर है उसको अच्छे से समझ पाए। अगला आता है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब होता है कि प्रत्येक स्टेप का जो रिजल्ट है वो यूनिकली डिफाइंड होना चाहिए। प्रत्येक जितना भी स्टेप चलेगा आपके, तो उस स्टेप को आपको अच्छे से यहां पर जो है डिफाइन किया हुआ होना जरूरी है। ठीक है, और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है तो वो उसी के इनपुट के बेस पर आधारित हो। ऐसा नहीं कि इनपुट आप कुछ और ही कर रहे हैं, आउटपुट कुछ और ही आ रहा है, तो ये भी गलती उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तीसरा आता है फाइनाइटनेस। यहां से ये सवाल परीक्षा के अंदर आ चुका है आईए एग्जाम में। वहां पर सवाल इस प्रकार से था आपके लिए कि निम्न में से कौन सी एक यहां पर आपके जो है गुड एल्गोरिथम की जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आपको फाइनाइटनेस देखने को मिली थी, यूनिकनेस भी थी और प्रिसीजन भी थी। एक जो है अलग थी, वो नहीं थी। तो यहां पर फाइनाइटनेस का ध्यान रखना है आपको। एक सवाल और आया था आपके, ठीक है, एल्गोरिथम के अंतर्गत जो फ्लो चार्ट के अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं उसके, वो भी मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो फाइनाइटनेस की बात करें तो एक एल्गोरिथम हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के खत्म होते स्टॉप हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मान लो आपने एक लूप बनाया भाई, अब वो लूप बनाया तो वो लूप मान लो कि आपने यहां पर डिफाइन किया हुआ है 5 तक का। ठीक है, यहां पर 5 तक का, सॉरी, तो 5 होते ही वो लूप जो आपका एल्गोरिथम है उसके जो स्टेप बनाया हुआ आपका, वो स्टेप वहीं पर ही खत्म हो जाना चाहिए। यानी जहां पर उसकी लिमिट तय की गई वहीं तक ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी लिमिट तो खत्म हो गई, वो चलते ही जा रहा है, तो वो इस प्रकार का इन्फिनिट जो है लूप आपको आगे जाके गलत आउटपुट देगा। तो इससे बचने के लिए आपका फाइनाइटनेस का कॉन्सेप्ट आपके पास होना जरूरी है। तो एल्गोरिथम में फाइनाइटनेस भी होनी जरूरी है। अब बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट के मतलब होता है कि एल्गोरिथम के इनपुट रिसीव होना जरूरी है। अगर इनपुट नहीं होगा तो वो उसके ऊपर प्रोसेस क्या करेगा। और आउटपुट का मतलब होता है कि जो इनपुट किया गया है उससे रिलेटेड जो है उसका डिजायर्ड आउटपुट भी प्रोड्यूस करना जरूरी है, तभी एक एल्गोरिथम अच्छा एल्गोरिथम माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट थे आपके, ठीक है, जो कि एक अच्छे एल्गोरिथम की विशेषता के तौर पर माने जाते हैं। चलिए भाई, नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है। जल्दी से लिखिए भाई सभी के सभी नीचे, एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई, क्योंकि इसी प्रकार के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम हिंदी बेस पर हैंड रिटन मोड्स पर समझाने वाला हूं। तो देखिए, अब बात करते हैं हम फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है? तो फ्लो चार्ट का मतलब होता है, ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आने लायक है, एल्गोरिथम का एक जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। एल्गोरिथम का एक विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे फ्लो चार्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस फ्लो चार्ट के अंतर्गत यहां पर कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, फिर मैं इन सिंबल्स के माध्यम से आपको एक फ्लो चार्ट भी बनाना सिखाऊंगा। तो फ्लो चार्ट के अंतर्गत अगर इस सिंबल्स की बात करें, पहला जो सिंबल आता है इस प्रकार का, जो ये सिंबल है आपका, ठीक है, तो इस सिंबल को क्या कहा जाता है भाई? इस सिंबल को स्टार्ट और एंड के लिए यूज करते हैं, और इस सिंबल को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है भाई? टर्मिनेटर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सिंबल आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी ध्यान में रखना है। इस सिंबल का यूज कहां पर करेंगे? जब भी आपका कोई फ्लो है, उस फ्लो का आपका स्टार्ट और लास्ट का एंडिंग अगर आपको दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे भाई? उसके लिए आप इस टर्मिनेटर सिंबल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टर्मिनेटर का यूज करेंगे। ठीक है, अगला दूसरा है यहां पर ये स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होता है उसका यूज प्रोसेस के लिए करते हैं। अगर आपको कोई प्रोसेस को शो करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? आप इस सिंबल का यूज करेंगे, स्क्वायर सिंबल का यूज करेंगे। इसे एक्शन सिंबल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? एक्शन सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका ऊपर वाला जो था वो था आपके टर्मिनेटर का। दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई है तो जल्दी से लिख दो नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहां पर ये फ्लो चार्ट का ये पहला सिंबल, इसको टर्मिनेटर कहा जाता है। ठीक है, और इसको फ्लो चार्ट का जो स्टार्ट और एंडिंग होता है उसको शो करने के लिए यूज में लिया जाता है। और अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो किसके लिए यूज होता है भाई? ये एक्शन सिंबल होता है। और अगर आपको उस फ्लो का प्रोसेस अगर आपको बताना है उस प्रोग्राम का, तो उस प्रोसेस एल्गोरिथम के प्रोसेस को शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला देखिए, इसके बाद में आपका आता है डायमंड सिंबल। तो डायमंड सिंबल को क्या कहते हैं? लिखो सभी के सभी। इसको अपन जो है यहां पर डिसीजन सिंबल के नाम से भी जान सकते हैं,
ठीक है, ये डिसीजन लेने के लिए, अगर आपका कोई प्रोग्राम बना रहे हो आप और उसमें आपको कोई डिसीजन वगैरह लेना है तो उसके लिए अपन इसका यूज लेते हैं, एल्गोरिथम के दौरान इसका यूज लिया जाता है। चलो भाई लिखो सभी के सभी। चलिए, तो यहां पर इसको क्या कहते हैं अपन, प्रोसेस एक्शन सिंबल के नाम से जानते हैं। और यहां पर ये जो है आपकी कोई सिंगल स्टेप है, अगर प्रोग्राम के दौरान या कोई एक्शन लेना है आपको, या आपको उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, ठीक है, यहां पर इसका यूज करते हैं स्क्वायर सिंबल का। और जब डिसीजन की बात आएगी, यानी आपको अगर प्रोग्राम के अंदर ट्रू या फॉल्स या यस या नो जैसे कंडीशंस अगर आपको क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, इसका यूज करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक का यहां पर हमने को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर हम जो फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ के अंदर अगर बात करें तो ये सिंबल आपका कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा यहां पर इस प्रकार से है ये, ठीक है, तो ये वाला सिंबल यहां पर हम यूज में लेने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के सिंबल को यहां पर जो है डेटा सिंबल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, डेटा सिंबल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां से एक सिंबल आपको पूछ लेंगे और उसका नाम पूछ लेंगे, या फिर सिंबल देके आपको पूछ ले जाएगा कि इनमें से इस सिंबल का यूज किसके लिए करते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में होनी जरूरी है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, डेटा सिंबल कहा जाता है। और ये इनपुट आउटपुट के लिए प्रयोग में होता है। किसके लिए यूज होता है भाई, ये इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयोग में होता है। आपको कुछ इनपुट लेना है या आउटपुट देना है तो उसके लिए यहां पर हम इसका यूज करना है या दर्शाने के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट एरो सिंबल होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, इसे ये जो एरो का सिंबल है और इसका यूज कहां पर करते हैं भाई, दो जो भी आपके शेप्स है तो उनके बीच में फ्लो को दर्शाने के लिए यूज में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, फ्लो को दिखाने के लिए यूज में लिया जाता है। अब हम यहां पर एक जो है फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहां पर स्टार्ट और एंड का मैंने आपको बताया था, स्टार्ट और एंड के लिए हम इसका यूज करते हैं। लिखो जल्दी से इस सिंबल को क्या कहा जाता है, लिखो भाई सभी के सभी, इस सिंबल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर स्टार्ट और एंड के लिए ये सिंबल बना दिया। इसके बाद में देखो यहां पर इस प्रकार का ये साइन है, ठीक है। तो अब इसकी मदद से यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था इनपुट और आउटपुट के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहां पर प्रिंट करते टाइम, ठीक है, और इनपुट लेते टाइम हमने इस सिंबल का यूज में लिया है। ये स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का सिंबल ये यहां पर है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो यहां पर अपन ने जो प्रोसेस करनी थी तो प्रोसेस के टाइम में हमने यहां पर क्या कर लिया, ये स्क्वायर सिंबल यूज ले लिया। जब इनपुट और आउटपुट लेना था तो यहां पर मैंने यहां पर ये सिंबल यूज में ले लिया था। तो जल्दी से लिखो भाई सभी के सभी, यहां पर ये स्टार्ट और एंड के लिए जो सिंबल यूज हुआ इसका क्या नाम है। और देखिए फ्लो के लिए यहां पर हमने एरो सिंबल यूज में लिया है। आशा करता हूं आपको यहां तक का ये फ्लो का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसको कहते हैं सुडो कोड। सुडो कोड के बारे में आपको ध्यान रखनी है। सुडो कोड के बारे में सवाल आ चुका है परीक्षा में, इनमें से कौन सी एक नॉन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मल लैंग्वेज तो वो है आपकी सुडो कोड। सुडो कोड का मतलब है भाई कि इसके अंतर्गत कोई रियल कोड नहीं लिखे जा रहे हैं, ठीक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोड अपने यूज करते हो, कोई प्रोग्राम लिख सकते हो, लेकिन ये एक नॉन स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक अन्य माध्यम है। यह नॉन फॉर्मल लैंग्वेज है। सुडो कोड को लिखने के लिए इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि भाई आपको पहले ये प्रिंट लिखना पड़ेगा, फिर इसमें डबल कोटेशन मार्क में हेलो लिखना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ चीज इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सुडो का मतलब होता है नॉट रियल, और सुडो कोड की बात करें तो नॉट रियल कोड यहां पर इसका फुल नेम होता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज भी समझ में आ चुकी है। और लास्ट में एल्गोरिथम को समझ लो, किसी भी प्रोग्राम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिखना क्या कहलाता है, आपका एल्गोरिथम कहलाता है। तो यहां पर आपका ये चैप्टर क्लियर होता है। आशा करता हूं आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा है वो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ चुके होंगे। और समझ में आ चुके हैं तो आपको अपनी ईमानदारी से इस वीडियो को जल्दी से आगे शेयर कर देना है, जितने भी आप ग्रुप के अंदर हैं। मैं आज ट्रैक करूंगा आप सभी को कि आप जितने भी ग्रुप हैं वहां पर कितने कैंडिडेट आप में से शेयर करते हैं, क्योंकि आपकी एक रिक्वेस्ट पर मैंने पूरे EMRS का कोर्स फ्री कर दिया है। तो आप मेरी इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।